ट्राई और कैच ब्लॉक का यूज करके हम किस तरीके से एक्सेप्शंस को हैंडल कर सकते हैं वो तो हम लोगों ने अभी तक समझ लिया है, लेकिन ट्राई और कैच ब्लॉक के अंदर उसका फ्लो कंट्रोल क्या होता है उसको समझना अभी बाकी है। तो आज की वीडियो में हम यही जानने वाले हैं कि ट्राई और कैच ब्लॉक के अंदर कंट्रोल फ्लो क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। ट्राई और कैच ब्लॉक को हम किस तरह से यूज़ करते हैं एक्सेप्शन को हैंडल करने के लिए, वो तो हम लोगों ने लास्ट वीडियो में देख लिया था। आज की वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं कि किस तरह से हम ट्राई और कैच का जो फ्लो होता है उसको समझ सकते हैं। तो बेसिकली हम लोग ये देखेंगे कि ये जो ट्राई और कैच ब्लॉक होता है, ये जो ट्राई और कैच ब्लॉक है, यहाँ पर इसका फ्लो क्या होता है। मतलब एक बार अगर अगर हमारा ट्राई ब्लॉक एग्जीक्यूट हो गया तो क्या वापस हम ट्राई ब्लॉक में आ सकते हैं। मतलब लेट सपोज ये अगर ट्राई ब्लॉक है और ये कैच ब्लॉक है, ठीक है, इसको हम यहाँ पर लिख के समझते हैं। लेट सपोज ये हमारा ट्राई ब्लॉक है, ठीक है। ट्राई ब्लॉक के अंदर यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट वन है मान लो, ठीक है, ये मान लो तुम्हारी स्टेटमेंट वन है, ठीक है, और ये मान लो तुम्हारी स्टेटमेंट टू है, ठीक है, और ये मान लो तुम्हारी स्टेटमेंट थ्री है, ठीक है। अब इसके बाद लेट सपोज यहाँ पर हमारे पास कैच ब्लॉक है, ठीक है, और कैच ब्लॉक में यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है स्टेटमेंट फोर, ठीक है, और स्टेटमेंट फाइव, ठीक है। यही सिनेरियो जो सेम यहाँ पर लिखा हुआ है वैसा ही यहाँ पर लिख रखा है। अब बात ये हो रही है कि एक बार अगर ट्राई ब्लॉक कंप्लीट एग्जीक्यूट हो गया और हम ये भी मान के चल रहे हैं, इस चीज़ को भी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यहाँ पर एक्सेप्शन भी लेट सपोज आ जाएगी, ठीक है, ये हमने मान के चला है। अब लेट सपोज ये अगर ट्राई ब्लॉक कंप्लीटली एग्जीक्यूट हो गया और अगर इस लाइन पे एरर आ गई स्टेटमेंट टू पे, तो हमारा कैच ब्लॉक पे फ्लो जाएगा, ठीक है, क्योंकि एक्सेप्शन आ चुकी है। उसको हैंडल करने के लिए यहाँ पर हमारा कैच ब्लॉक लगा हुआ है। अब कैच ब्लॉक के अंदर जब स्टेटमेंट फोर और स्टेटमेंट फाइव भी एग्जीक्यूट हो जाएगी, मतलब जब कैच ब्लॉक कंप्लीटली एग्जीक्यूट हो जाएगा, तो क्या वापस फ्लो लौट करके ट्राई के पास आता है? ट्राई के पास कभी भी लौट करके फ्लो नहीं आएगा, ठीक है। अगर एक बार कैच ब्लॉक एग्जीक्यूट हो गया तो वापस वो लौट के ट्राई ब्लॉक के पास नहीं आता है। ये चीज़ हमें हमेशा याद रखनी है, ठीक है। अब लेट सपोज कहानी समझते हैं कि तुम ये घर से बाहर निकले थे, ठीक है, यहाँ तक तुम 1 किलोमीटर तक ये पूरा चल के आए, ठीक है। तो ये तुम अपनी जर्नी ये पूरी 1 किलोमीटर तक कंप्लीट करके आए और इस पॉइंट ऑफ टाइम पे इस तुम्हारे रोड के इस हिस्से पे तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया और एक्सेप्शन का ऑब्जेक्ट जनरेट हो गया। अब यहाँ से लेट सपोज जब एक्सेप्शन जो रेज्ड हुई है उसको हैंडल करने के लिए लेट सपोज एक एम्बुलेंस आ जाती है। एम्बुलेंस के बाद तुम ट्रैवल करके वापस चले जाते हो, ठीक है। तो वापस तुम लौट करके इस पॉइंट पे ही नहीं आओगे, तुम आगे चले जाओगे। जब एक्सेप्शन तुम्हारी हैंडल हो जाएगी तो तुम आगे चले जाओगे, ठीक है। उसी तरीके से जैसे हमने ये कहानी पुरानी वीडियोस में अपनी समझी थी, एक्सेप्शन हैंडलिंग की कहानी, जो कल की कहानी थी हमारी ये वाली, जिसमें हमने ये देखा था कि हम रोड में जा रहे हैं और यहाँ पर एक्सीडेंट हो गया। वही कहानी को हम यहाँ समझ रहे हैं कि अगर हम ये रोड में जा रहे थे और लेट सपोज यहाँ पर एक्सीडेंट हो जाता है इस पॉइंट पे, और एक्सेप्शन का ऑब्जेक्ट जो एक्सेप्शन आई है रोड में एक्सीडेंट हो जाने की, उसका ऑब्जेक्ट जनरेट हो जाता है। तो यहाँ से लेट सपोज एम्बुलेंस फाउंड एक्सेप्शन या फिर एक्सीडेंट हैपन करके एक्सेप्शन जनरेट होगी, जिसका ये ऑब्जेक्ट बना है। उसको हैंडल करने के लिए जो भी यहाँ पर हैंडलिंग होगी, लेट सपोज एम्बुलेंस आएगी तो वो उस बंदे को लेकर के आगे चली जाएगी, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि यहाँ से लौट करके एम्बुलेंस फिर वापस इसी पॉइंट पे आ रही है, ठीक है। उसको हैंडल करने के लिए एम्बुलेंस आगे ले जाएगी। सेम उसी तरीके से बार बार यहाँ ये हम रिपीट कर रहे हैं कि अगर एक बार ट्राई ब्लॉक कंप्लीटली एग्जीक्यूट हो जाता है और फिर जब ट्राई ब्लॉक के अंदर लेट सपोज ये एक्सेप्शन आ जाती है तो कैच ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, क्योंकि एक्सेप्शन आई है तो एक्सेप्शन को हैंडल करने के लिए कैच ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है। अब जब कैच ब्लॉक एग्जीक्यूट हो गया तो कैच ब्लॉक कंप्लीटली एग्जीक्यूट होने के बाद कभी भी उसका फ्लो जो है लौट करके ट्राई ब्लॉक के पास वापस नहीं आता है, ठीक है। अब इसी चीज़ को हम समझेंगे डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियोज में।
लेट सपोज यहाँ पर स्टेटमेंट 1 2 3 और ये 4 और एक 5 है, ठीक है। ये तुम्हारी स्टेटमेंट 1 2 3 4 5 है। हम लोग क्या करेंगे, सेम सिनेरियो सबसे पहले तो बना लेंगे और एक एक करके सारा सिनेरियो हम लोग समझेंगे, ठीक है। लेट सपोज कैच ब्लॉक के अंदर स्टेटमेंट 4 है और स्टेटमेंट 5 नहीं है, ठीक है। कैच ब्लॉक के बाहर स्टेटमेंट 5 है, लाइक दिस स्टेटमेंट 5, ठीक है, जैसा कि यहाँ पर है। अब लेट सपोज हम यहाँ पर एक काम करते हैं, हम लोग काम क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले सेम कोड को हम यहाँ पर लिख लेंगे, ठीक है। अब लेट सपोज यहाँ पर थी हमारी स्टेटमेंट 1, ठीक है, स्टेटमेंट 1 है ये, और ये तुम्हारी हो गई स्टेटमेंट 2 और 3 इसके बाद, ठीक है। ये तुम्हारी हो गई स्टेटमेंट 2 और स्टेटमेंट 3, ठीक। अब लेट सपोज स्टेटमेंट 4 जो है वो तुम्हारी कैच ब्लॉक के अंदर लिखी गई है, सॉरी ट्राई ब्लॉक के अंदर लिखी गई है, जो कि ये तुम्हारी स्टेटमेंट 4 है, ठीक है। तो हम इसको बोल रहे हैं स्टेटमेंट 4, ठीक है, स्टेटमेंट 4, ठीक। अब इसके बाद लेट सपोज कि यहाँ पर कैच ब्लॉक के अंदर कोई स्टेटमेंट 5 लिखी गई है, ठीक है। ये है तुम्हारी स्टेटमेंट 5, ठीक है, और जिसमें हमने लिख रखा है एक्सेप्शन रिजॉल्व्ड, ठीक। स्टेटमेंट 5 और एक्सेप्शन रिजॉल्व्ड हमने लिख रखा है इसके अंदर। अब इसके बाद यहाँ पर नीचे एक स्टेटमेंट 3 ये हो गई, स्टेटमेंट 4 ये तुम्हारी हो गई, ठीक है। तो बेसिकली ये तुम्हारी स्टेटमेंट 4 है और उसके बाद ये तुम्हारी स्टेटमेंट 5 है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर तुम्हारी स्टेटमेंट 6 है, ये तुम्हारी स्टेटमेंट 6 है। तो अब हम इसमें फ्लो समझेंगे कि अगर एक बार ट्राई ब्लॉक के अंदर एक्सेप्शन आ जाती है तो कि क्या ट्राई और कैच ब्लॉक फिर जब एग्जीक्यूट हो जाता है तो क्या फ्लो जो होगा, कंट्रोल फ्लो, वो कैच ब्लॉक से वापस ट्राई ब्लॉक पे जाता है कि नहीं जाता है। अब यहाँ पर केस 1 लिखा हुआ है इफ़ देयर इज नो एक्सेप्शन, ठीक है। अगर लेट सपोज ट्राई ब्लॉक के अंदर कोई भी एक्सेप्शन नहीं आती है, अगर लेट सपोज ट्राई ब्लॉक है ये, इसके अंदर कोई भी एक्सेप्शन नहीं आती है, मतलब लेट सपोज यहाँ पर हमने क्या किया, कोड यहाँ पर अनकमेंट, कोड यहाँ पर हमने क्या करा, कोड हमने यहाँ पर, एक सेकेंड, हाँ, कोड लेट सपोज यहाँ पर हमने क्या करा, इसको कमेंट कर दिया, ठीक है। तो इस केस में सिनेरियो क्या होगा, इस केस में सिनेरियो ये होगा, देखो इस केस में सिनेरियो ये होगा जब तुम्हारी ट्राई ब्लॉक एग्जीक्यूट ही नहीं हुआ, मतलब इसके अंदर कोई एक्सेप्शन आई नहीं, मतलब ट्राई ब्लॉक तो तुम्हारा एग्जीक्यूट होगा। सबसे पहले क्या होगा, स्टेटमेंट 1 एग्जीक्यूट होगी, फिर स्टेटमेंट 2 एग्जीक्यूट होगी और फिर स्टेटमेंट 3 एग्जीक्यूट होगी। उसके बाद जब ट्राई ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा तो उसके अंदर जेवीएम देखेगा कि कोई भी एरर नहीं आई है, ठीक है। तो जब कोई भी एरर नहीं आएगी तो फिर कैच ब्लॉक भी नहीं चलेगा, ठीक है। इसका मतलब स्टेटमेंट 4 और स्टेटमेंट 5 में हमारा प्रिंट नहीं होगा, सॉरी स्टेटमेंट 4 तो एग्जीक्यूट ही नहीं होगा यहाँ पर, ये जो लिखा हुआ है, क्योंकि ये कमेंट है और इसका मतलब एक्सेप्शन कोई आई नहीं है। जब एक्सेप्शन कोई आएगी नहीं तो हमारा कैच ब्लॉक चलेगा भी नहीं, इसका मतलब कैच ब्लॉक तो हमारा एग्जीक्यूट ही नहीं होगा क्योंकि कोई एक्सेप्शन ही नहीं आई है। तो आउटपुट इस केस में हमारा क्या आएगा, स्टेटमेंट 1 2 3 एंड 6, ठीक है। ये देखो स्टेटमेंट 1 2 3 एंड 6, तो ये हमारा था केस 1, इफ देयर इज नो एक्सेप्शन देन 1 2 3 5 इज द नॉर्मल टर्मिनेशन, ठीक है। 1 2 3 1 2 3 इन्होंने लिया, 4 को ले लिया कैच में और ये तुम्हारी स्टेटमेंट 5 है, ठीक है। ये तुम्हारी स्टेटमेंट 5 इसको इन्होंने बना लिया है। तो यहाँ पर ये कौन सा केस है, जब कोई भी एक्सेप्शन नहीं आई है, ठीक है। तो हमने ये केस कवर कर लिया। अब इसके बाद क्या बोल रहा है, इफ़ एन एक्सेप्शन रेज्ड एट स्टेटमेंट 2 एंड करस्पॉन्डिंग कैच ब्लॉक मैच्ड, ठीक है। लेट सपोज कि यहाँ पर कोई स्टेटमेंट, यहाँ पर लेट सपोज क्या हुआ कि तुम्हारी यहाँ पर स्टेटमेंट 2 और 3 जो है इस बार इधर है तुम्हारा ट्राई ब्लॉक के अंदर, ठीक है, ट्राई ब्लॉक के अंदर है। और ये जो तुम्हारा स्टेटमेंट 4 है, बेसिकली इसको हम इस तरह से लिख लेंगे, ये जो तुम्हारा स्टेटमेंट 4 है, तो बेसिकली ये क्या है हमारा
स्टेटमेंट 4 है। अगर इस बार क्या होता है कि इस बार एक्सेप्शन कोई आ जाती है तो इस केस में क्या होगा, इस केस में क्या होगा और वो इसका फ्लो क्या होगा वो हम देखेंगे। देखो यहाँ पर क्या हुआ, इस बार क्या चला, सबसे पहले चला स्टेटमेंट 1, उसके बाद स्टेटमेंट 2, फिर स्टेटमेंट 3। ठीक है, अब जब स्टेटमेंट 3 चल गया तो यहाँ पर एक एक्सेप्शन आएगी, एरिथमेटिक एक्सेप्शन। ठीक है, डिवाइड बाय ज़ीरो, क्योंकि 10 को हम ज़ीरो से डिवाइड कर रहे हैं। तो स्टेटमेंट 4 एग्जीक्यूट हुई है और फिर उसको एक करस्पॉन्डिंग कैच ब्लॉक उसका मिल गया, मतलब अरिथमेटिक एक्सेप्शन उसने कैच कर लिया। उसके बाद यहाँ पर ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो गई, मतलब 10 डिवाइड बाई 2 जो कि आया 5, और फिर एक्सेप्शन रिजॉल्व, और फिर स्टेटमेंट 6। ठीक है, तो ये केस था हमारा जिसमें हमने ये देखा कि अगर एक्सेप्शन आ जाती है और उसका एक करस्पॉन्डिंग कैच ब्लॉक उसको मिल जाता है। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर हुआ क्या, देखो ये ट्राई कैच के बाहर का कोड चला, उसके बाद जब ट्राई ब्लॉक एग्जीक्यूट हुआ तो यहाँ पर एक एक्सेप्शन आई। देखो सिस्टम स्टेटमेंट 2 और 3 में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जैसे ही ये वाली लाइन चलेगी तो एक एक्सेप्शन आएगी, अरिथमेटिक एक्सेप्शन डिवाइड बाय ज़ीरो वाली। ठीक है, उसको कैच करने के लिए यहाँ पर अरिथमेटिक एक्सेप्शन का कैच ब्लॉक लगा हुआ है। तो यहाँ पर अरिथमेटिक एक्सेप्शन का कैच ब्लॉक चल जाएगा और ये स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगी। तो इसका मतलब ये आउटपुट आया है 1 2 3, और ये वाली लाइन एक्सेप्शन रिजॉल्व वाली स्टेटमेंट 5 है जो कि हमारी, और ये है स्टेटमेंट 6। ठीक है, अब वो कह रहा है कि अगर कोई एक्सेप्शन तो आती है लेकिन करस्पॉन्डिंग कोई कैच ब्लॉक नहीं मिलता है। देखो यहाँ पर एक्सेप्शन अभी कौन सी आ रही है, 10 डिवाइड बाई ज़ीरो पे अरिथमेटिक एक्सेप्शन आ रही है। ठीक है, अगर इसको हम चेक करके देखना चाहें तो देखो देख सकते हैं हमको, लेकिन कैच और वो सब पूरा हटाना पड़ जाएगा। ठीक है, लेकिन ये हम ऑलरेडी पुरानी वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। तो 10 डिवाइड बाई ज़ीरो अगर लेट सपोज कोई एक्सेप्शन आ रही है और उसका करस्पॉन्डिंग कैच ब्लॉक मिल जाता है तो उस केस में तो ये आएगा आउटपुट। ठीक है, क्योंकि ये दो स्टेटमेंट तो एग्जीक्यूट हो गई और ऊपर वाली तो नॉर्मल सिंपल एग्जीक्यूट हो ही जाएगी। इस लाइन पे एरर आ जाएगी, ठीक, एक्सेप्शन आ जाएगी, इसको कैच करने के लिए अरिथमेटिक एक्सेप्शन का कैच ब्लॉक लगा हुआ है और फिर वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर यहाँ पर आ गया। लेकिन लेट सपोज अगर यहाँ पर अरिथमेटिक एक्सेप्शन आती है 10 डिवाइड बाई ज़ीरो करके, लेकिन हमने करस्पॉन्डिंग कैच ब्लॉक नहीं लगा रखा है। ठीक है, मतलब करस्पॉन्डिंग कैच ब्लॉक का मतलब क्या है, यहाँ पर हमने लिख दिया नल पॉइंटर एक्सेप्शन। ठीक है, नल पॉइंटर एक्सेप्शन, तो अब उसको मिलेगा ही नहीं उसका करस्पॉन्डिंग कैच ब्लॉक। कहने का मतलब क्या हुआ, देखो कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर कहानी के अकॉर्डिंग अगर चलें, तुम यहाँ पर रोड में आ रहे थे, 1 किलोमीटर तक दूर तक चले और यहाँ पर तुम्हारा एक्सेप्शन हो गया। ठीक है, एक्सेप्शन तुम्हारी ये हुई है कि तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ है, तो तुम्हें क्या चाहिए है, एम्बुलेंस एक्सेप्शन। ठीक है, एम्बुलेंस एक्सेप्शन। ठीक है, लेकिन तुम उसको दे क्या रहे हो, तुम उसको दे रहे हो लेट सपोज रिक्शा। ठीक है, लेट सपोज तुमने उसको बोल दिया, ये भी नहीं बोला, तुमने उसको बोला ट्रेन एक्सेप्शन, ट्रेन एक्सेप्शन। तो कहने का मतलब क्या हुआ, अगर तुम्हारा यहाँ पर एक्सीडेंट हुआ है तो तुम्हें उस केस में एम्बुलेंस ही चाहिए होगी ना। और अगर लेट सपोज तुम रोड में टहल रहे हो इधर उधर, तो तुम एम्बुलेंस में तो अपने घर जाओगे नहीं, तुम या तो ऑटो रिक्शा में जाओगे, तो उस केस में क्या होगा, ऑटो रिक्शा एक्सेप्शन होगा। तो हर एक एक्सेप्शन के लिए अगर कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो उसको हैंडल करने के लिए एक पर्टिकुलर क्लास बनाई गई है। ठीक है, अब जैसे एम्बुलेंस मान लो एक्सीडेंट हो गया तो उसके लिए बनी है एम्बुलेंस एक्सेप्शन। अगर यहाँ पर लेट सपोज रोड में इधर आकर के तुम्हारे पास ऑटो रिक्शा नहीं मिल रहा है तो तुमको बनी हुई है, तुम्हारे लिए बनी हुई है ऑटो रिक्शा एक्सेप्शन। ठीक है, ऑटो रिक्शा एक्सेप्शन बनी हुई है। अब लेट सपोज यहाँ से तुम्हें कोई कैब लेनी है लेकिन तुम्हें कैब मिल नहीं रही है तो तुम्हारे लिए बनी हुई है कैब एक्सेप्शन। कहने का मतलब हर चीज़ के लिए एक्सेप्शन बनी हुई है। उसी तरीके से जावा में अगर 10 डिवाइड बाय ज़ीरो कर रहे हो कभी, या फिर कोई भी इंटीजर डिवाइड बाय ज़ीरो कर रहे हो, तो उसके लिए बना हुआ है अरिथमेटिक एक्सेप्शन। ठीक है, उसके लिए अरिथमेटिक एक्सेप्शन बना हुआ है। अब अगर मान लो कोई भी एक ऑब्जेक्ट है और वो अगर नल को पॉइंट कर रहा है, ठीक है, तो उसके लिए बनी हुई है नल पॉइंटर एक्सेप्शन। अगर तुम उस ऑब्जेक्ट पे कोई ऑपरेशन परफॉर्म कराते हो उसके लिए बनी हुई है नल पॉइंटर एक्सेप्शन।
ठीक है। अब इस कोड में हम लोग कर क्या रहे हैं, डिवाइड, यहाँ पर हम लोग कर रहे हैं 10 डिवाइड बाई 0। ठीक है, इसका मतलब हमें प्रोवाइड कराना चाहिए अरिथमेटिक एक्सेप्शन, लेकिन हम प्रोवाइड क्या करा रहे हैं, यहाँ पर हम प्रोवाइड करा रहे हैं नल पॉइंटर एक्सेप्शन। तो इसका मतलब कि उसको करस्पॉन्डिंग कैच ब्लॉक मिला ही नहीं है। ठीक है, हमको लिखना चाहिए यहाँ पर अरिथमेटिक एक्सेप्शन, क्योंकि 10 डिवाइड बाई 0 मतलब अरिथमेटिक एक्सेप्शन, लेकिन हमने क्या कर दिया, नल पॉइंटर एक्सेप्शन दे दिया ये वाला। और नल पॉइंटर एक्सेप्शन बेसिकली यूज़ कब होती है, जब लेट सपोज मेमोरी के अंदर अगर कोई ऑब्जेक्ट बना है और वो नल को पॉइंट कर रहा है। ठीक है, और इस ऑब्जेक्ट पे तुमने कोई ऑपरेशन परफॉर्म करा दिया, लेट सपोज इस ऑब्जेक्ट का तुमने साइज निकाला या तुमने कुछ भी करा। ठीक है, तुमने लेट सपोज इस ऑब्जेक्ट की लेंथ निकालने की कोशिश करी, तो उस केस में नल पॉइंटर एक्सेप्शन आती है। लेकिन यहाँ पर तो हम ऐसा कुछ कर नहीं रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमें लगाना चाहिए अरिथमेटिक एक्सेप्शन। तो देखो यहाँ पर क्या आएगा, सबसे पहले स्टेटमेंट 1 एग्जीक्यूट होगी, उसके बाद 2 3 एग्जीक्यूट होगी। ठीक है, यहाँ से हमारी एक्सेप्शन रेज्ड हो जाएगी, लेकिन उसको कोई करस्पॉन्डिंग कैच ब्लॉक मिलेगा नहीं, क्योंकि उसको चाहिए था अरिथमेटिक एक्सेप्शन वाला कैच ब्लॉक, और हमने प्रोवाइड कराया नल पॉइंटर एक्सेप्शन वाला कैच ब्लॉक। ठीक है, तो यहाँ पर मतलब ये वाली स्टेटमेंट चलेगी नहीं। ठीक है, तो उसके बाद सीधा स्टेटमेंट 6 चलेगी, मतलब आउटपुट क्या आएगा, स्टेटमेंट 1 2 3 6। देखो 6 तो अच्छा आएगा भी नहीं, क्योंकि कैच ब्लॉक हम लोगों का तो प्रिंसिपल है ना, रूल है, हम लोग देखो भूल गए कि अगर कोई एक्सेप्शन आ जाती है और उसका करस्पॉन्डिंग कैच ब्लॉक उसको नहीं मिला, तो उसके नीचे का का पूरा कोड चलेगा ही नहीं। ठीक है, तो इसलिए आउटपुट आया 1 2 और 3। ये हम लोग ये मेरी मिस्टेक थी कि हम गलती से भूल गए थे। लेकिन यहाँ पर ट्राई ब्लॉक देखो लगा है, लेकिन उसका करस्पॉन्डिंग कैच ब्लॉक नहीं लगा है, हमें लगाना चाहिए था अरिथमेटिक एक्सेप्शन। तो उस केस में यहाँ पर हमारा स्टेटमेंट 6 भी चलता है। क्यों, क्योंकि एक्सेप्शन आई है अरिथमेटिक से रिलेटेड। ठीक है, तो अगर अरिथमेटिक एक्सेप्शन वाली क्लास यहाँ पर प्रेजेंट होगी, तो उस केस में तो यहाँ पर उसकी एक्सेप्शन हैंडल हो जाएगी। ठीक है, अगर लेकिन मान लो कोई और क्लास लगी है तो वो हैंडल नहीं होगी। अगर हम लोग उसको दोबारा अरिथमेटिक एक्सेप्शन करके देखें, तो देखो यहाँ पर स्टेटमेंट 1 2 3 और 6 आ जाएगा, और तुम्हारा ये भी आएगा 10 डिवाइड बाई 2 वाला। ठीक है, ये देखो ये पूरा ऐसा आ गया। लेकिन अगर मान लो यहाँ पर तुम्हारा नल पॉइंटर लगा है, तो उस केस में क्या होगा, उसको करस्पॉन्डिंग कैच ब्लॉक उसका मिला ही नहीं, और स्टेटमेंट 6 यहाँ पर एग्जीक्यूट ही नहीं होगी, क्योंकि ये एबनॉर्मली टर्मिनेट हो जाएगा हमारा कोड। ठीक है, ये देखो। अब इसके बाद हमारा कौन सा फेज है, देखो इफ एन एक्सेप्शन रेज, थर्ड कवर कर चुके। इफ एन एक्सेप्शन रेज डेट स्टेटमेंट 4 और स्टेटमेंट 5, देन इट्स ऑलवेज एबनॉर्मल टर्मिनेशन ऑफ द प्रोग्राम। ठीक है, देखो अब यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ पर तो तुम्हारी कोई प्रॉब्लम नहीं है इस केस में, ये तो चलो कमेंट कर दो। ठीक है, ट्राई ब्लॉक के अंदर इसका मतलब कोई भी एक्सेप्शन नहीं आएगी। अब लेट सपोज कैच ब्लॉक के अंदर एक्सेप्शन आ जाती है, हमने यहाँ पर 10 डिवाइड बाई 0 कर दिया। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, स्टेटमेंट 1 तो चलेगा, ठीक है, स्टेटमेंट 2 भी चलेगा, 3 भी चलेगा, यहाँ पर कोई एक्सेप्शन आई नहीं है क्योंकि हमने कमेंट कर रखा है। ठीक है, अब उसके बाद क्या होगा, अब जब एक्सेप्शन कोई आई नहीं है तो कैच ब्लॉक तो चलेगा भी नहीं। ठीक है, कैच ब्लॉक तो चलेगा भी नहीं, तभी वो बोल रहा है यहाँ पर, देखो तभी यहाँ पर क्या लिखा है कि अगर कोई एक्सेप्शन स्टेटमेंट 4 और स्टेटमेंट 5 पे आ जाती है। ठीक है, देखो हमने अभी लास्ट केस क्या कवर किया था कि स्टेटमेंट 4 पे कोई एक्सेप्शन आ जाती है, और अगर उसका कोई पर्टिकुलर हैंडलिंग वाला वो नहीं लगा हुआ है कैच ब्लॉक, तो नीचे का एरिया कोई भी एग्जीक्यूट नहीं होगा, जब हमने यहाँ पर नल पॉइंटर एक्सेप्शन देखा था। ठीक है, अब लेट सपोज कि ये तुम्हारा अरिथमेटिक एक्सेप्शन ही है, लेकिन यहाँ पर कोई एक्सेप्शन नहीं आई ट्राई ब्लॉक के अंदर। ठीक है, तो कैच ब्लॉक तो अब चलेगा ही नहीं, क्योंकि कोई एक्सेप्शन आई ही नहीं है, तो 1 2 3 6 आ गया। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पर देखो हमारा केस 5 क्या है। अब सारे केसेस बेसिकली ये 4 केसेस थे जिसमें हमने ये देखा कि किस तरीके से ट्राई और कैच का कंट्रोल फ्लो होता है। अब इसके बाद देखो ये सारे पॉइंट्स यहाँ पर लिखे हुए हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। विद इन द ट्राई ब्लॉक इफ एनी वेयर एन एक्सेप्शन रेज्ड, देन रेस्ट ऑफ द ट्राई ब्लॉक वोंट बी एग्जीक्यूटेड even though we handled that exception. Hence we have to take only risky code inside try block and length of the try block should be less as possible. इसके कहने का मतलब क्या है, इसके कहने का मतलब ये है कि लेट सपोज यहाँ पर कोई एक्सेप्शन आ गई, ठीक है, और इसके नीचे लेट सपोज तुमने कोई स्टेटमेंट 4 लिख रखी है। ठीक है, इस एक्सेप्शन के नीचे लेट सपोज तुमने कोई स्टेटमेंट 4 लिख रखी है, तो उसके कहने का मतलब यही है कि
अगर एक बार ये इस लाइन पे एक्सेप्शन आ जाती है तो यहाँ से फ्लो सीधा कहाँ चला जाएगा, कैच ब्लॉक के पास चला जाएगा और कैच ब्लॉक को एक्सेप्शन को हैंडल कर लेगा। ठीक है, लेकिन अब तुम सोचो कि एक्सेप्शन तो हैंडल हो गई है तो ये वाली स्टेटमेंट भी एग्जीक्यूट हो जानी चाहिए। ऐसा नहीं होगा, देखो स्टेटमेंट 4 प्रिंट होकर नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली 10 डिवाइड बाय 0 हुआ। अच्छा, यहाँ पर इधर 2 करना चाहिए था हमें। ठीक है, अब देखो यहाँ पर बेसिकली हमारा स्टेटमेंट 4 एग्जीक्यूट नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उसके पहले जो एक्सेप्शन यहाँ पर आई थी, अरिथमेटिक एक्सेप्शन, उसको हमने हैंडल कर लिया। ठीक है, अब जब हमने उसको हैंडल कर लिया तो जब उसका पूरा हैंडलिंग उसकी हो गई उस एक्सेप्शन की, तो अब कैच ब्लॉक से निकल करके वापस यहाँ पर एग्जीक्यूशन के लिए नहीं जाएगा जेवीएम। ठीक है, इसको हम ऐसे समझते हैं। अब लेट सपोज ये सारी चीज़ें हम हटा दें एक सेकंड के लिए। ये देखो, अब यहाँ पर लेट सपोज स्टेटमेंट 1 2 पे एक्सेप्शन आ जाती है, अरिथमेटिक एक्सेप्शन लेट सपोज स्टेटमेंट 2 पे आ गई, तो यहाँ से कंट्रोल फ्लो निकल करके कहाँ चला जाएगा, कैच ब्लॉक के पास आ जाएगा। ठीक है, अब जब कैच ब्लॉक में हमने एक्सेप्शन को हैंडल कर लिया तो अब यहाँ से वापस ट्राई ब्लॉक की तरफ नहीं जाएगा इस लाइन को एग्जीक्यूट करने के लिए। ठीक है, इसीलिए कहते हैं कि ट्राई ब्लॉक के अंदर सिर्फ वही कोड रखो जो कि नेसेसरी हो। ठीक है, जो कि क्या हो, नेसेसरी हो। अब स्टेटमेंट 4 को हमने यहाँ पर रख के गलती कर दी। ठीक है, क्योंकि ये कोई रिस्की कोड नहीं था। इसी तरीके से स्टेटमेंट 2 और स्टेटमेंट 3 को भी हमें नहीं रखना चाहिए था, क्योंकि ये कोई रिस्की कोड नहीं है। ठीक है, ठीक है, इसीलिए कहा जाता है कि अगर मान लो ट्राई ब्लॉक के अंदर किसी लाइन पे एक्सेप्शन आ जाती है तो उसके नीचे हमें नहीं लिखना चाहिए कुछ भी। ये एक एडवाइस दी जाती है, क्योंकि अगर मान लो यहाँ पर एक्सेप्शन आ जाती है तो उसको हैंडल करने के लिए कैच ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। जब कैच ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा प्रॉपरली तो वो वापस लौट करके नहीं आएगा इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करने के लिए। ठीक है, तो आई होप ये लाइन क्लियर हुई होगी। इसके बाद हम ये समझेंगे, इफ एनी स्टेटमेंट विच रेज एन एक्सेप्शन एंड इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ एनी ट्राई ब्लॉक देन इट इज ऑलवेज एबनॉर्मल टर्मिनेशन ऑफ द प्रोग्राम। क्या मतलब हुआ यहाँ पर कहने का कि कोई भी एक ऐसी लेट सपोज इफ एनी स्टेटमेंट विच रेज एन एक्सेप्शन इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ एनी ट्राई ब्लॉक देन इट इज ऑलवेज एबनॉर्मल टर्मिनेशन ऑफ द प्रोग्राम। मतलब कोई भी एक्सेप्शन अगर ट्राई ब्लॉक के अंदर आ जाती है और उसका करस्पॉन्डिंग कैच ब्लॉक नहीं मिलता है। ठीक है, जैसे कि हमने समझा था कि अगर लेट सपोज यहाँ पर 10 डिवाइड बाय 0 मतलब अरिथमेटिक एक्सेप्शन यहाँ पर आ गई और हम उसको प्रोवाइड करा रहे हैं कैच ब्लॉक के अंदर नल पॉइंटर एक्सेप्शन। ठीक है, हम प्रोवाइड करा रहे हैं नल पॉइंटर एक्सेप्शन, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में ये प्रोग्राम कंप्लीटली एबनॉर्मल टर्मिनेशन में चला जाएगा। क्यों? जैसे देखो ये अभी क्या होगा, एबनॉर्मल टर्मिनेट हो गया, स्टेटमेंट 3 के बाद कुछ एग्जीक्यूट ही नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पर एक्सेप्शन आई है कौन सी, अरिथमेटिक एक्सेप्शन, और हमने क्या करा, हमने उसको कोई भी करस्पॉन्डिंग कैच ब्लॉक प्रोवाइड नहीं कराया, नल पॉइंटर एक्सेप्शन वाला कैच ब्लॉक प्रोवाइड कराया। इसलिए हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि जिस तरह की एक्सेप्शन आने वाली है उसके अकॉर्डिंग हमें कैच ब्लॉक प्रोवाइड कराना चाहिए। अब इसके बाद बोल रहा है, देयर में बी अ चांस ऑफ रेजिंग एन एक्सेप्शन इनसाइड कैच एंड फाइनली ब्लॉक्स ऑल्सो इन एडिशन टू ट्राई ब्लॉक। अब देखो फाइनली ब्लॉक हमने अभी तक पढ़ा नहीं है, तो जब फाइनली ब्लॉक पढ़ेंगे तो ये पॉइंट को हम जरूर कवर करेंगे। तो आई होप आज की वीडियो तुम लोगों को क्लियर हुई होगी, और प्लीज़ अगर क्लियर हुई है तो यार नीचे कॉमेंट करके बताना कि आज की वीडियो कैसी लगी। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और द कोडर्स टीवी चैनल को सब्सक्राइब करना ऐसी ही वीडियोस देखते रहने के लिए। और कोई भी फीडबैक हो तो उसको ज़रूर कमेंट करके बताना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग। शुभम निगम साइनिंग ऑफ।